गांधी जी ने कहा था, द रियल अवेकनिंग ऑफ पीपल इन इंडिया टुक प्लेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मतलब लोगों में अवेकनिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद आई। इस बात को समझने के लिए हमें पहले इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो आज हम इस वीडियो में द पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ेंगे। तो बात 1905 की है, जब हमारे इंडिया में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, कर्जन का ये डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल के जो लोग थे वो बंगाल को बांटना नहीं चाहते थे। इस पार्टीशन के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। चलो इस सब बात को हम शुरू से समझते हैं। देखो, बंगाल जो था, बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन था। इसमें वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे भाग आते थे। इसकी पॉपुलेशन 180 मिलियन थी। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा प्रोविनेंस था। जुलाई 1905 में कर्जन ने इसको 2 प्रोविनेंस में डिवाइड किया था, जिसमें से एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। अब देखो, वेस्ट बंगाल जो था, इसका कैपिटल जो था कोलकाता को बनाया गया था, और इसमें प्रेजेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 रीजन आते थे। और ये वेस्ट बंगाल में जो मेजोरिटी में थे वो थे हिंदू। ठीक है। दूसरा जो था ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में ईस्टर्न बंगाल जो कि क्या है इस टाइम पर बांग्लादेश है, और आसाम आते थे, और इसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हमें देखने मिलेगा कि कम्युनल बेस पर इसमें इनको डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इनसे, ब्रिटिशर्स से पूछा कि आपने बंगाल को क्यों बांटा। तो इन्होंने बोला कि जो आपका बंगाल जो है ये काफ़ी बड़ा है और हम एक जगह बैठकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। ये तो वो बात थी जो हमें ब्रिटिशर्स ने बताई। लेकिन जब हम इस बात को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि बंगाल जो था उस वक्त नेशनलिज्म का बहुत बड़ा सेंटर था। सारी जो नेशनल एक्टिविटीज़ थी, जो भी नेशनल फीलिंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से रेज हो रही थी। और अंग्रेज़ों को ये जो रीज़न था ये अपने लिए खतरा लग रहा था। वो चाह रहे थे कि हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो हमारे लिए खतरा बन जाए। उन्होंने क्या किया, अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बनाया। उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी यूनाइट होकर रहते हैं और वो ये देख नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इनको बांटा जाए और फिर इन पर रूल किया जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बोलते हैं। इसके साथ ही जो बंगाल के जो लोग थे, ये जो लीडर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिशर्स इस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए बंगालीज को उन्हीं के रीजन में माइनॉरिटी में लाना चाहते थे। अब जब जब लोगों को ये बात समझ आई कि हमें बांटा जा रहा है और ये इनकी एक पॉलिसी है, तो इन लोगों की तरफ से ब्रिटिशर्स को एक तगड़ा एंटी पार्टीशन मूवमेंट देखने को मिला। अब ये मूवमेंट था क्या? देखो, इस मूवमेंट में सबसे तगड़ा विरोध जो था वो कांग्रेस की तरफ से आया। बंगाल में हर एक इंसान, जैसे चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई औरत हो, या फिर लॉयर्स हो, जितने भी लोग थे वो सब प्रोटेस्ट में आकर खड़े हुए। 16 अक्टूबर 1905 ये वो दिन है जब पार्टीशन फोर्स में आया। इस दिन को बंगाल में ब्लैक डे या मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया, यानी बंगाल में इस दिन शोक मनाया गया। कोलकाता की हर एक गली में वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, लोग फास्ट कर रहे थे, लोग एक दूसरे के क्लोज आकर अपनी यूनिटी दिखा रहे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी वक्त आमार सोनार बांग्ला गाया, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। इसी वक्त आनंद मोहन बोस एक बहुत बड़े नेता के रूप में सामने आए। इन्होंने फेडरेशन हॉल को फाउंड किया, जो कि बंगाल की यूनिटी का सिंबल बना। अब मैं आपको इस सब का इम्पैक्ट बताती हूँ। देखो, आपने 1857 का रिवॉल्ट तो ज़रूर पढ़ा होगा। तब से लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ छोटे मोटे रिवॉल्ट होते आ रहे थे, यानी इस तरीके से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट बढ़ रहा था। लेकिन ये बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन जब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट ने भी रफ्तार पकड़ ली। देखो, हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने सोचा कि हम ये नेशनलिज्म को यहीं दबा देंगे, लेकिन उनका ये पासा उल्टा पड़ गया और नेशनल मूवमेंट रुकने के बजाय, दबने के बजाय तेजी से बढ़ने लगा और इंडियंस में एक नई एनर्जी देखने को मिली। दूसरा इम्पैक्ट ये रहा कि लोगों ने फॉरेन कंट्रीज से जो सामान आ रहा था, जो कपड़े आ रहे थे, उनका बॉयकॉट किया, और साथ ही जो अपनी कंट्री में बन रहा सामान था, ये जो कपड़े थे, उनका यूज़ करना शुरू किया। लोगों ने ये जो किया, ये आज तो ऐसा लग रहा है कि कर दिया होगा, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उस वक्त ये लोगों के लिए बहुत नई चीज़ थी। और तीसरा इम्पैक्ट ये रहा कि लोग ब्रिटिशर्स में काफ़ी फेथ रखते थे। वो सोचते थे कि ये जस्टिस करते हैं, फेयर प्ले करते हैं। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग वही करते हैं जो इनके फ़ायदे के लिए है,
और अब लोग ये अच्छे से समझने लगे थे। और चौथा इम्पैक्ट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, कांग्रेस इस मूवमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही थी। कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था 1885 में। तब से अब तक कांग्रेस में दो पोल बन चुके थे। एक वो जिन्हें अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं, दूसरे जिन्हें हम असर्टिव नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट का ग्रुप था वो अंग्रेज़ों से सीधे नहीं भिड़ना चाहते थे। वो अपने काम अंग्रेज़ों के सामने रिक्वेस्ट करके, बड़े पोलाइटली और लेटर्स लिख के, एप्लीकेशन लिख के ऐसे निकलवाते थे। वो पिटीशन और परसुएशन की पॉलिसी अपनाते थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, जिसे हम असर्टिव ग्रुप बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हमें जो भी काम करवाना है वो सीधे भिड़ कर करवाना है, हमें इनसे भीख नहीं मांगनी है। और ये लोग पार्टी में उस वक्त बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे, लीडरशिप इनके हाथों में बिल्कुल भी नहीं थी। जब ये पार्टीशन मूवमेंट हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, तब लीडरशिप अर्ली नेशनलिस्ट के हाथों से खिसक कर असर्टिव नेशनलिस्ट के हाथों में आ गई। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के सामने अब वो पोलाइट रहने वाला ग्रुप नहीं था, बल्कि ये अग्रेसिव सा ग्रुप था। अब देखो, मैंने बताया इसमें क्या था कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चला था। ये मूवमेंट इसमें काफ़ी बड़ा था, तो हम इसको सेपरेट अब समझेंगे। देखो, ये दोनों मूवमेंट अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब कैसे? देखो, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका मतलब होता है अपने देश में बना हुआ सामान। ठीक है, हमें वो सामान अपनाना है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है, और हमें उसी सामान को प्रमोट करना है, अपनी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को प्रमोट करना है। और इसके साथ में जो बॉयकॉट मूवमेंट था उसमें ये था कि हमें उस सामान को यूज़ नहीं करना है जो बाहर से आ रहा है। देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ दो तरीके का सामान है। एक तो वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, एक वो प्रोडक्ट हैं जो बाहर बने हुए हैं। अब जब हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं उनको अपनाएंगे, और जो बाहर से आए हुए प्रोडक्ट हैं उनका क्या, उनको हम हटाएंगे बॉयकॉट की हेल्प से। तो ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। स्वदेशी मूवमेंट के लिए लाला लाजपत राय ने यह बोला कि इस स्वदेशी मूवमेंट का जो पर्पज़ है वो हमें सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सपोर्टिंग बनाना है। जब हम स्वदेशी मूवमेंट अपनाएंगे तो हम सेल्फ रिलायंट होंगे, यानी हम किसी और पर डिपेंड नहीं होंगे। अब देखो, इसके साथ में जो बॉयकॉट मूवमेंट था उसमें चार चीज़ें शामिल थीं। चार चीज़ें क्या? सबसे पहली वो कि फॉरेन कंट्रीज से जो भी सामान आएगा, कपड़े आएंगे और इंपोर्ट होकर जो शुगर एंड सॉल्ट आएगा उसका हमें बॉयकॉट करना है। दूसरी बात ये कि हमारे लिए जो लॉज बनते हैं उन लॉ मेकिंग में हमें शामिल किया जाए, इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया जाए। तीसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है उसको प्रमोट किया जाए और वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हैं। चौथी बात ये कि जो लोग इस बॉयकॉट में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं उन लोगों का बॉयकॉट किया जाए। मतलब जो लोग फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं उनसे सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए जाए। अब देखो, जो ये मूवमेंट जो चला इसमें बहुत सारे लीडर्स सामने आए, जैसे एम.जी. रानाडे, राजनारायण बोस और टैगोर फैमिली ने तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि ये मूवमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला। तो देखो, ये मूवमेंट बंगाल तक नहीं रहा बल्कि ये पूरी कंट्री में फैल गया। अब कुछ कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इसको पूरी कंट्री में फैलाने में काफ़ी मदद करी। देखो, आपको इनके नाम नोट करके रखने हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसको मुंबई और पुणे में फैलाया। दूसरे नंबर पर लाला लाजपत राय, जिन्होंने इसको पंजाब में फैलाया। तीसरे नंबर पर चिदम्बरम पिल्लई, जिन्होंने इसको चेन्नई में फैलाया। देखो, जब ये प्रचार हो रहा था तब तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की या इस्टेब्लिश किया, और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरन तमिलनाडु में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन को इस्टेब्लिश किया। देखो, ये जो मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था तो बंगाल के हर एक इंसान ने इसका साथ दिया, जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड्स हो या फिर मर्चेंट्स हो, पीजेंट्स हो या फिर कोई गरीब से गरीब मजदूर वर्ग, सब ने इसका सपोर्ट किया। इस मूवमेंट के स्प्रेड होने का एक प्रूफ हमें देखो यहाँ मिलता है कि कांग्रेस जो थी उसका हर साल के एंड में एक सेशन होता था। 1906 में ये सेशन जब हुआ तो इसकी चेयरमैनशिप गई दादा भाई नौरोजी के हाथ में। तो नौरोजी ने इसमें क्या किया कि स्वदेशी और बॉयकॉट जो कैंपेन था उनको सपोर्ट किया, और कांग्रेस का गोल अटेनमेंट ऑफ स्वराज डिक्लेयर किया गया। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि सेल्फ गवर्नमेंट को यानी स्वराज को अपना गोल बनाया कांग्रेस ने। देखो, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। औरतों ने तो इतना सपोर्ट किया कि उन दिनों नज़ारा कुछ यूँ था कि औरतें गलियों से बाहर आती और जो भी फॉरेन गुड्स की जो जो दुकानें मिलती उनको बंद करवा देती थीं। साथ ही बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड शुगर फैक्ट्रीज, नेशनलाइज्ड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को इस्टेब्लिश किया गया। ये अपने देश के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी।
और देखो जो बच्चे इसमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, जो स्टूडेंट्स, वो अपने कॉलेजेस एंड स्कूल्स को छोड़ कर आए थे, तो उनके एजुकेशनल जो गैप आ गया था उसको फुलफिल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब ये तो हुआ, ये कैसे कैसे चला, क्या क्या हुआ। अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो शांत तो नहीं बैठने वाले, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने इसको सप्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ किया। देखो उन्होंने सारे तरीके अपनाए, जैसे जो रैलीज हो रही थी उनको बंद करवाया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, जो न्यूज़पेपर्स थे जो खुलकर लिख रहे थे, प्रोटेस्ट को बढ़ाने में थोड़ी हेल्प कर रहे थे, उन पर इन्होंने रोक लगा दी, और लीडर्स को भी रोक दिया गया। देखो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के जो थे, जो इस मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए आए थे, उन लोगों को स्कूल्स एंड कॉलेजेस से निकाल दिया। दूसरा, उनको अरेस्ट भी किया गया, और बहुत सारे एक्ट्स भी पास किए गए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो एक्ट्स जो ये पास किए गए थे, इनसे ये मूवमेंट की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को भी उनकी जॉब्स से डिसमिस कर दिया गया। वॉलेंटियर्स जो थे उनको बहुत ब्रूटली, मर्सीलेसली पीटा गया, और इसके साथ में जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। जैसे देखो उस वक्त तिलक जो थे दो न्यूज़पेपर निकालते थे, एक मराठा और एक केसरी। तो ब्रिटिशर्स ने ये आरोप लगाया कि तिलक जो केसरी जो न्यूज़पेपर निकालते हैं उसमें वो भड़काऊ आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इस बेस पर उन्होंने क्या किया कि तिलक को 6 साल के लिए सजा दी, यानी 6 साल के लिए उनको जेल भेज दिया। और कौन सी जेल? मांडले जेल। ये जो जेल है मांडले जेल, ये म्यांमार में है। ठीक है, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा इसका कि ब्रिटिशर्स ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म को इंस्टीट्यूट किया। एक्चुअली जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इसको एक अच्छा चीज़ मानते हैं कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ हुई इसके साथ में। अब देखो क्या हुआ कि इन सब चीज़ों से ये आंदोलन थोड़ा सा कम पड़ गया, ये मूवमेंट जो था अपना मास सपोर्ट खो दिया इसने। इन सब कामों के साथ जो ये ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इसमें अर्ली नेशनलिस्ट ये मानते थे कि इस सब में जो अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म को इंस्टीट्यूट किया। ठीक है, देखो इस मूवमेंट को ना पार्शियली फेल माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो स्वदेशी मूवमेंट जो था उसने पॉपुलर मास सपोर्ट खो दिया। अब ये सपोर्ट होने के कुछ मेन रीजंस क्या थे? पहला रीज़न ये था कि ये जो लंबा टाइम पीरियड था 2-3 साल का, ये जब चला तो इसके बाद हिंदू मुस्लिम को फिर से यूनाइट नहीं किया जा सका। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस इस वक्त 1907 में आकर पूरी तरीके से 2 भागों में टूट गई, जिसमें से एक पार्ट को तो लीड कर रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट और दूसरे पार्ट को लीड कर रहे थे असर्टिव नेशनलिस्ट। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ब्रूटली सप्रेस किया था, जिस वजह से ये आंदोलन, ये जो मूवमेंट था आगे चलकर बंद सा होता गया। ठीक है, चौथा रीज़न ये रहा कि जो जो मेन लीडर्स थे, जैसे कि तिलक हुए, लाला लाजपत राय हुए, अजीत सिंह हुए, इनको अलग अलग रीजन से, जैसे किसी को जेल पहुंचा दिया, किसी को कुछ और रीजन से इस मूवमेंट से अलग कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के लिए गाइड करने के लिए कोई लीडर भी नहीं बचा। जब लीडर नहीं थे तो आंदोलन को ख़त्म तो होना ही था, है ना। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से फेल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कुछ इम्पैक्ट ऐसे थे जो आगे चलकर बहुत अच्छे साबित हुए। मतलब ये कि कुछ अच्छी भी चीज़ें इसमें हुई। इस मूवमेंट ने सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को एक दूसरे के क्लोज किया। देखो औरतों ने, स्टूडेंट्स ने इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की कि मुस्लिम जो लोग हैं वो इस मूवमेंट से दूर रहें। लेकिन फिर भी हमें अब्दुल रसेल, लियाकत हुसैन, ऐसे कुछ मुस्लिम लीडर्स का पार्टिसिपेशन दिखा। लोग एक दूसरे के क्लोज आए। अब देखो सबसे अच्छी बात इसमें क्या हुई कि हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। इससे हमारे यहाँ गुड्स प्रोडक्शन बढ़ा और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ा। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को भी इसी वक्त इस्टेब्लिश किया गया था, और आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स को सेटअप किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कई सारे स्वदेशी स्टोर्स को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। और हमारे यहाँ के जो बहुत सारे क्राफ्ट्समैन थे और वीवर्स थे उनको भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नए काम मिले जिनके काम बहुत बंद हो गए थे। ठीक है, इसके साथ ही नेशनल पोइट्री, प्रोज, जर्नलिज्म, इनको भी काफ़ी बढ़ावा मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर और सैयद अबू मोहम्मद, इन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशनल पोइट्री एंड सॉन्ग्स को कंपोज किया। जर्नल्स की बात करें तो इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, जैसे मराठा, केसरी, युगांतर। इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग, पैट्रियोटिज्म, इसको बहुत बढ़ाया। इसके साथ ही बहुत सारे नेशनल स्कूल्स को तो इस्टेब्लिश किया ही गया था क्योंकि एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे थे। और गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत ब्रूटली सप्रेस किया था। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि देश के कई सारे हिस्सों में रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स आकर के खड़े हुए,
जैसे कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर अलग-अलग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स का जन्म हुआ या वो सामने आए। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट ये हुआ वो ये था कि देखो हमें लग रहा है कि ये फेलियर था एक तरीके से, लेकिन हम इसको कंप्लीट फेलियर नहीं बोल रहे। मान लीजिए ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने किया क्या कि लोगों का माइंडसेट इस चीज़ के लिए रेडी कर दिया कि आगे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होगा उसमें आपको किस तरीके से साथ देना है, क्योंकि इनको ये तो अच्छे से समझ आ गया था कि ब्रिटिशर्स अपनी सारी हदें पार करेंगे। वो जितना ज़्यादा कड़क तरीके से या जितना ज़्यादा ब्रूटली हो सकेगा इस आंदोलन को दबाएंगे। तो इन लोगों का माइंडसेट रेडी हो चुका था वो सब चीज़ को सहने के लिए। तो ये जो था एक टर्निंग पॉइंट था, तभी तो गांधी जी ने बोला कि ये रियल अवेकनिंग थी लोगों की। लोगों के अंदर जो रियल अवेकनिंग थी वो इस पार्टीशन के बाद ही आई। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको नहीं कुछ समझ आया तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट सेशन में बताऊंगी। आज के लिए इस चैप्टर